हेलो एवरीवन, हमारा सेक्शन 58 कंप्लीट हो गया। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। ये चैप्टर 4 है आपका, जो कि बात करता है ऑफ ओरल एविडेंस के बारे में। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट है 59 और 60। आगे के सेक्शंस भी देखिए, आपको बेरिक की लैंग्वेज को आपको इजीली समझ में आ जाए, मेरा पर्पस सिर्फ ये है। ठीक है ना, क्योंकि इसकी लैंग्वेज में ही कंफ्यूजन होती है कि ये क्या कहना चाह रही है, क्या नहीं कहना चाह रही। बाकी तो आपको खुद से तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप सचमुच में सीरियस हैं अपने एग्जाम के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ इसमें चैप्टर 4 में क्या है बात की गई। चैप्टर 4 में बात की गई है ओरल एविडेंस के बारे में। अगर हिंदी में बोला जाए तो मौखिक साक्ष्य के विषय में। ठीक है, ये जो है आपका सेक्शन 3 में आपको इसकी डेफिनेशन में पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पर ये क्या बात कर रहा है, जैसे कि इसको मैं ऐसे समझाती हूँ, आप ऐसे समझिए कि अगर कोर्ट में कोई भी बात को रखने के दो तरीके हैं। ठीक है, कोर्ट क्या कहता है, कोर्ट आपको अपनी बात रखने की दो तरीके समझाता है कि देखो, एक तो है ओरल और एक है डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, ओरल और डॉक्यूमेंट्री दोनों ही अलग अलग हैं। ओरल की अगर मैं बात करूं तो ओरल से मतलब यहाँ पर ये है कि कोई भी बात आप क्या है कोर्ट में जा करके अपने आप उस चीज को बता सकते हैं। ठीक है, कि जी साहब ऐसा ऐसा हुआ। दूसरा, डॉक्यूमेंट के थ्रू भी उस चीज को उस बात को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट को आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, यहाँ पर आपको एक चीज समझनी है कि यहाँ पर मैंने मौखिक तो बोल दिया। अब कई बातें ऐसी होती हैं कि जिसको कई केसेस में कि जो जिसके साथ कुछ विक्टिम है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ है, वो मुंह से नहीं बोल पा रहा है। ठीक है ना, सपोज वो बोल नहीं सकता। ठीक है, अब वो बोल नहीं सकता तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, कोई साइन अगर कोई देता है, कोई डिजाइन अगर कोई बनाता है, ठीक है, और भी किसी तरह से बिना बोले वो कोई भी इंडिकेशन आपको देता है, तो वो भी ओरल एविडेंस में कोर्ट में एडमिसिबल होगा। ठीक है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मुंह से बोल रहे हैं तभी उस चीज को हम बता पाए, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हो जाते हैं कई बार कि जिसमें जिस बंदे के साथ कुछ गलत हुआ है वो बोल ही नहीं पाता, या इससे पहले कि वो बोले कि वो मर जाता है। ठीक है ना, मतलब उसके अंदर वो चीज रहती नहीं कि वो उस चीज को बता पाए, वो किसी तरह उस चीज को कह पाए कि जी हाँ साहब मेरे साथ इस तरह से घटना घटी है। तो आप थोड़ा सा अगर जानकारी और अच्छे से देखिए, इसमें सेक्शन 3 को देखेंगे तो सेक्शन 3 में लिखा हुआ है साहब कि जो एविडेंस है, एविडेंस में क्या इंक्लूड्स किया है, इन्होंने कहा है कि स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस से मतलब क्या है, ओरल एविडेंस। इट मीन्स जिसने जो देखा, वो जिस भी व्यक्ति ने कोई भी चीज देखी या कोई अपराध होते हुए देखा या कुछ भी उसके साथ हुआ, तो उसका जो गवाह है वो क्या करे, वहां पे उस चीज की स्टेटमेंट दे, या फिर क्या करे, किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू उस चीज को कोर्ट को क्या करे, बताए। तो उससे भी कोर्ट को क्या मिलती है, उस चीज को समझने के लिए हेल्प मिलती है। आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। इसमें बहुत सारी चीजें बता रखी हैं एविडेंस में कि जो एफआईआर में, वो सब कवर कर चुकी हूँ कि एफआईआर आपका ओरल एविडेंस है कि नहीं है। वो आप पढ़ेंगे 2-3 बार तो आपको समझ में आएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है एविडेंस की डेफिनेशन में स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस एंड डॉक्यूमेंट्स, गवाहों के कथन और दस्तावेज भी इसमें शामिल है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक केस का रेफरेंस दे देती हूँ। क्वीन एम्परर वर्सेस अब्दुल्ला 1885 का केस था। ये कुछ केसेस ऐसे हैं जो हम कई बार यूज करते हैं, मैं आपको कई सेक्शन में रेफरेंस देती हूँ। इन केस को भी ना आप रट लें, आपको बहुत फायदा मिलेगा। इसको आप याद कैसे करेंगे, आप इसको याद रख सकते हैं गर्दन से। गर्दन क्या, कि इस केस में जो मर गई थी लड़की, उसकी गर्दन कटी हुई थी। तो उसकी जो गर्दन कटी हुई थी, तो वो कोर्ट को जब उसको पूछताछ करने के लिए आए हॉस्पिटल में, सब लोग जो भी है, मतलब पुलिस आई इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो वो बता नहीं पाई और उसने सिर्फ इशारा किया था, और इशारा करते ही वो मर गई थी। तो अंडर सेक्शन 32 ऑफ डाइन डिक्लेरेशन उसकी ये इंडिकेशन, उसका ये इशारा क्या हुआ, एडमिसिबल हुआ कोर्ट के अंदर। किसमें, धारा 32 में। तो आप इसको गर्दन से याद रखें कि गर्दन कटी थी, तो वो क्या है, ओरल एविडेंस में आपको उस चीज में मतलब याद रहेगा कि वो भी क्या है, एडमिसिबल हुआ कोर्ट में। ठीक है, अब आपका जो ये चैप्टर, ये आपका सेक्शन 59 है,
सेक्शन 59 किस चीज की बात कर रहा है? सेक्शन 59 कह रहा है कि वो ओरल एविडेंस जिसके द्वारा बातों को या कुछ फैक्ट्स को साबित किया जाएगा। इट मीन्स ऑल फैक्ट्स, वो सारे फैक्ट्स किस चीज को छोड़ करके? डॉक्यूमेंट्स को छोड़ करके और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़ करके। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बता दिए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या कहते हैं। धारा 59 ये कह रही है कि दस्तावेजों को छोड़ के और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को छोड़ करके बाकी की जो भी चीजें होंगी वो क्या है? ओरल एविडेंस में उसको आप प्रूव कर सकते हैं। इट मीन्स all fact except the contents of document or electronic record may be proved by the oral evidence। अब आपको यहाँ पर जो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वो है may be, ठीक है? यहाँ पर ये नहीं करी नहीं करेगा ही, may be इट मीन्स किए जा सकेंगे, आपको ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट के सिवाय सभी फैक्ट्स ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव किए जा सकेंगे, ठीक है? अब आपको डॉक्यूमेंट, अगर मैं बात करूं डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स की बात आपकी अलग आ जाएगी प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में, उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। लेकिन उसमें क्या है? उसमें तो है शैल बी प्रूव्ड, इट मीन्स करेगा, कोर्ट को साबित, मतलब कोर्ट क्या है उस चीज के लिए करेगा ही करेगा। यहाँ पर आपको मे बी और शैल बी जहां पर भी लिखा गया है आपके बैरक में, उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे किस चीज में वो 50-50 और किस चीज में वो पूरा है 100% है, ठीक है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो आपका जो सेक्शन 59 है, सेक्शन 59 में सिर्फ इतना लिखा है जो मैंने अभी भी बोला है, ऑल फैक्ट एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में बी प्रूव बाय ओरल एविडेंस, ठीक है? तो क्या हो गया? ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूव किया जा सकेगा इलेक्ट्रॉनिक और डॉक्यूमेंट्स को छोड़ करके, ठीक है? अब सेक्शन 60 आपका बता रहा है सारी कहानी। अब सेक्शन 60 क्या कह रहा है? अब आपके जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं पहले बता देती हूँ। सेक्शन 60 से क्वेश्चन आपके आएंगे जैसे कि आपका, मैंने पीछे भी बताया था कि ओरल एविडेंस को, या तो आप ओरल एविडेंस को और डायरेक्ट एविडेंस में डिफरेंस बताइए, या ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट इन ऑल केसेस, या फिर सर्कमस्टांशियल एविडेंस दे देगा आपको और ओरल एविडेंस दे देगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ओरल एविडेंस को ही क्या कहा गया है? डायरेक्ट एविडेंस कहा गया है। वो कोई अलग से अनोखी चीज बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज डायरेक्ट एविडेंस, एक्सप्लेन द एग्जांपल, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एंड हेयरसे एविडेंस। तो आपको इस तरह की चीजों को बहुत क्लियर रखना है माइंड में कि ये क्या बात कर रहा है। आपको आज जो समझना है वो ओरल एविडेंस समझना है। तो सेक्शन 60 आपसे क्या कह रहा है? सेक्शन 60 अभी हम बेरक को बाद में देखते हैं। 60 ये कह रहा है कि ओरल एविडेंस इन ऑल केसेस मस्ट बी डायरेक्ट। इट मीन्स अगर कोई ये कहता है कि जी मैंने हाँ ये देखा है या मैंने ऐसा सुना है, तो उस व्यक्ति को ही कोर्ट में आकर के एविडेंस देना पड़ेगा। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो इसको कहा जाता है फर्स्ट हैंड नॉलेज, ठीक है? अगर किसी ने मर्डर होते हुए देखा, किसी ने कहीं आग लगते हुए देखा, किसी ने कहीं बॉम्ब ब्लास्ट होते हुए देखा, तो ये नहीं हो किसी दूसरे आदमी को बोल दीजिए जा तो पुलिस थाने में जल्दी से बता दे, वो एक अलग मैटर हो गया। पुलिस में बताना, FIR कराना अलग है, और कोर्ट में उस चीज के लिए एज ए विटनेस आना वो चीज अलग है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना समझना है सेक्शन 60 में कि जो भी कोई अगर कोई कुछ बात बताएगा, मुंह से कोई कुछ बोलेगा, तो वो वही पर्सन बोलेगा जिसने उस अपराध को होते हुए अपनी आंखों से देखा है, अपनी आंखों से, किसी दूसरे की आंखों से नहीं कि कोई आपको बता रहा है जी हाँ ऐसे है, ये है, वो है और व्हाटएवर, ठीक है? तो पहला पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है, जिसने देखा है वही बताएगा, ठीक है? या जिसने सुना है वही बताएगा, या जिसने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू फील किया है, इट मीन्स परसीव्ड बाय दिस सेंस ऑर्गन्स, तो उसका एविडेंस भी कोर्ट में एडमिसिबल होगा। जिसको ऐसे समझिए जैसे कि कोई चीज सूंघ करके या टेस्ट करके भी बताई जा सकती है। तो जो इस चीज को कर रहा है ना वही जाएगा कोर्ट में, वही उसी का, कोर्ट कह रहा है कि उसी का एविडेंस जो है आपका एडमिसिबल होगा और किसी आदमी का इसमें एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा अंडर सेक्शन 60। इसके एक एक पॉइंट को आप अपनी नोटबुक में लिख लें, ठीक है? देखा, सुना, परसीव्ड बाय द सेंस। और आगे देखते हैं, आगे है ओपिनियन। अगर किसी की ओपिनियन से जुड़ा है, किसी ग्राउंड पर किसी की कोई ओपिनियन है, तो जिसकी ओपिनियन है ना, जो अपनी को वो राय दे रहा है, तो
उसी का एडमिसेबल होगा जो ये कहता है, अपनी कोई राय देता है उस चीज के लिए। तो 4 पॉइंट मैंने आपको बताई, देखा, सुना, परसीव्ड बाय सेंस एंड ओपिनियन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एक वर्ड को सिनोनिम्स बना के आप लिख लें, पर शॉर्टकट मारने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर आप सीरियसली पेपर को, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो शॉर्टकट आप ना चले। आपको समझना एक एक वर्ड को है, लेकिन याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट वाइज वन, जैसे कि शॉर्ट में लिख लेना है पॉइंट वाइज, जैसे कि आपको एक एक शब्द में लिखना है। सिनोनिम्स नहीं कह रही मैं आपको, सिनोनिम्स तो अलग चीज हो जाती है यानी कि साइनोप्सिस बना ले आप, ठीक है, जिससे कि आपको वो याद करने में इजी हो। कि इतनी लंबी चौड़ी कहानी तो किसी को याद रह नहीं पाती है, एक एक वर्ड भी अगर आप फिर अपना नोटबुक में देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो मैंने आपको इतनी बात बता दी। अब इसके प्रोविजो हैं, आपके धारा 60 में 2 प्रोविजो हैं। तो पहला प्रोविजो क्या कह रहा है? पहला प्रोविजो ये कह रहा है, देखिए किसी भी सेक्शन के प्रोविजो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बिल्कुल भी इग्नोर ना मारें, क्योंकि उस जो पेपर में पूछता है एग्जाम में वो अक्सर प्रोविजो से भी पूछ देता है। कुछ नहीं पता होता कहाँ से क्या पूछते, लेकिन हम आपको सिर्फ उस चीज़ का रेफरेंस देते हैं कि भाई हाँ आप इस चीज़ को अच्छे से पढ़िए, ज़्यादातर इस चीज़ में से आता है। तो प्रोविजो की मैं बात कर रही हूँ कि अगर किसी एक्सपर्ट ने किसी बात पे अपनी कोई राय दी है जो कि एक ट्रीटाइज की फॉर्म में लिखी गई है, ट्रीटाइज की फॉर्म में लिखी है कोई, जैसे कि जो कि कॉमनली ऑफर्ड होती है सेल के लिए। इसको ऐसे समझिए जैसे कि सपोज मैं एक एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, और मैंने एक बुक लिखी जिसमें एक जनरली कोई बात लिख दी, और वो बुक क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब सेल हो रही है। तो उस बुक को भी आप एविडेंस के तौर पे कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? उस बुक को भी आप कोर्ट में एविडेंस के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट इतना ध्यान रखना ये जो प्रोविजो होता है ना, ये एक्सेप्शन होता है। जहां पे भी लिखा है प्रोविजो तो आप प्रोविजो से समझ लें ये एक्सेप्शन है। ये जो बात मैंने आपको बताई है, अभी मैंने आपको कहा ऑल मस्ट बी डायरेक्ट, लेकिन यहाँ पर मैंने बात की बुक की, यानी कि अभी मैंने आपको बताया ना कि ये जो ट्रीटाइज की बात लिखी गई है, ये ट्रीटाइज की फॉर्म में लिखी गई है, कोई बुक का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, तो ये एक्सेप्शन है। और लेकिन ये एक्सेप्शन है, बट कब? ये तब है जबकि कोई एक्सपर्ट मर गया हो। इट मीन्स सपोज डेथ हो जाती है, या पता न लगे, मिल ना रहा हो, कोर्ट को टाइम वेस्ट लगे कि भाई इस आदमी के पीछे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कोर्ट में बहुत ज्यादा मतलब वेस्ट होगा टाइम कोर्ट का। तो इन केसेस में क्या होगा, बुक भी जो है वो एडमिसेबल होगी, जो बुक मैंने लिखी है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी आई होप। पहले हमने कहा मस्ट बी डायरेक्ट, अब यहाँ पे मैं नहीं हूँ, अगर डेथ हो गई या कुछ भी हो गया तो क्या है, तो आप मेरी उस बुक को, यानी उस एक्सपर्ट की बुक को आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हैं एज एन एविडेंस, वो एडमिसेबल होगी। ये इसका प्रोविजो है, इसको आप ध्यान रखना। दूसरा प्रोविजो क्या कह रहा है? दूसरा प्रोविजो ये कह रहा है कि अगर ओरल एविडेंस ऐसी कोई चीज से जुड़ा है जो कि एग्जिस्टेंस करती है किसी मटेरियल थिंग का, इट मीन्स वो डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मटेरियल थिंग क्या कर रही है, एग्जिस्टेंस कर रही है, तो कोर्ट को अगर ठीक लगेगा, तो मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि भाई इसको हमें मेरे सामने लाना चाहिए, यानी कि इसको आप पेश करें, मुझे इसको देखना है या इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है ना, तो उस चीज को कोर्ट के सामने, कोर्ट आपको उस चीज को लाने के लिए कहेगी जी आप उस चीज को मेरे सामने लाओ फॉर द इंस्पेक्शन। अब वो चीज क्या होगी, मटेरियल थिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना है, इसमें एक वर्ड यूज किया गया एग्जिस्टेंस और कंडीशन। तो एग्जिस्टेंस से मतलब है अगर कोई मटेरियल थिंग की एग्जिस्टेंस है, इट मीन्स कोई गन, कोई बंदूक, और कंडीशन क्या थी वहां, वो है खून से लथपथ कपड़े। आप समझ रहे मेरी बात? खून से लथपथ कपड़े, वो क्या है, उस चीज का वो हो गई, उस चीज, वो कंडीशन हो गई उस चीज की, जो कि आपके बेरक में लिखी है। इसके सेकंड प्रोविजो में लिखी है, सेकंड प्रोविजो कह रहा है सेज दैट इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग, ठीक है ना। तो कंडीशन क्या हो गया, कपड़े हो गए। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि कहीं पर कोई मर्डर हुआ है और खून के जो छींटे होते हैं, यानी कि जैसे कि जिसका मर्डर हुआ उसमें से खून निकल रहा था या कहीं भी उसकी गोली लगी, तो उन खून के छींटों से
ये पता लग जाता है कि गोली किस दिशा से चली है, यानी कि गोली कितनी दूर से चली है। तो वही चीज आपको समझनी है। तो कोट क्या है? मटेरियल थिंग को, अब यहाँ पे छींटे तो लाए नहीं जा सकते खून के, तो मटेरियल थिंग यानी खून से लथपथ जो कपड़े हैं वो उस चीज की कंडीशन, वो उस एग्जिस्टेंस की कंडीशन को शो कर रही हैं। तो कोट उस चीज के लिए भी क्या है, उस चीज को आपको कह सकता है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसमें इतना ही लिखा हुआ है, ये प्रोविजो आपका हो गया। अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आपको याद रखनी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे ये पूछेगा एग्जाम में कि रूल ऑफ हेयर से के जो क्या बताएं आप, एक्सेप्शन बताएं या एक्सेप्शन ऑफ द सेक्शन 59, ठीक है। सेक्शन 59 के या आपके सेक्शन 60 के आप क्या करें, सेक्शन 60 के आप एक्सेप्शन बताएं। 59 में तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, तो 60 के एक्सेप्शन क्या है। इट मीन्स ओरल एविडेंस के एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन से मतलब क्या होता है, अपवाद, ठीक है। अब आपको ध्यान रखनी है पहली बात, एक है फर्स्ट हैंड नॉलेज, एक है सेकंड हैंड नॉलेज। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे, सेकंड हैंड नॉलेज क्या होती है और फर्स्ट हैंड नॉलेज क्या होती है। सपोज मैं आपसे किसी तीसरे आदमी के बारे में बता रही हूँ, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रही हूँ कि भाई वो जो आदमी है ना, वो एक नंबर का गुंडा आदमी है, वो सही आदमी नहीं है, उसने इतने लोगों को मारा है, ठीक है, या उसने इतना गलत काम किए हैं। तो ये हो गई सेकेंड हैंड नॉलेज। और फर्स्ट हैंड नॉलेज क्या होगी? फर्स्ट हैंड नॉलेज ये होगी कि मैंने खुद उसे देखा है, मैंने खुद उसे देखा है। आपकी हो गई, आपको जो मैंने बताया आपके पास हो गई सेकंड हैंड नॉलेज और मेरे पास हो गई फर्स्ट हैंड नॉलेज। अगर मैंने देखा है उस व्यक्ति को इस तरह से करते हुए, समझ रहे हैं आप, जिसको अगर मैं अपनी लैंग्वेज में बोलूं या अपनी लॉ की लैंग्वेज में, आई विटनेस जिसको हम कहते हैं, कि जिसने देखा, आई विटनेस, समझ रहे हैं, जिसने देखा वही तो बताएगा ना। अब इसके एक्सेप्शन को आपको ध्यान रखना है। इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है हेयर से एविडेंस। हेयर से एविडेंस का मतलब क्या होता है? हेयर से एविडेंस का मतलब यही होता है कि किसी ने किसी और से सुना, किसी ने किसी और से सुना, यानी कि आपको जो मैंने किसी दूसरे आदमी के बारे में बताया, तो आपने तो मेरे थ्रू सुना, आप तो जानते ही नहीं उस आदमी को, आपको क्या पता उसके बारे में। तो मेरे थ्रू जो आपने सुना वो आपकी क्या हो गई, आपकी सेकंड हैंड नॉलेज हो गई। और मैंने जो देखा वो फर्स्ट हैंड नॉलेज हो गई। तो हम जो बात कर रहे हैं ओरल एविडेंस की, वो क्या है आपकी ओरल एविडेंस, क्या है, फर्स्ट हैंड नॉलेज है। तो आपके पास हो गई सेकंड हैंड नॉलेज, ठीक है। अब आप समझिए, इट मीन्स सपोज मैंने आपको बता दी, तो आपने तो कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, ठीक है ना। तो ये एडमिसेबल नहीं है कोर्ट में जनरली, ये एडमिसेबल नहीं है कोर्ट में जनरली। आपको ध्यान रखना है, हेयर से एविडेंस इज नॉट एडमिसेबल इन द कोर्ट्स। लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं, हेयर से के एक्सेप्शन और हेयर से के एक्सेप्शन, और हेयर से भी एक अपने आप में ओरल एविडेंस क्या है, ओरल एविडेंस में उसका एक्सेप्शन है। तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि अनुश्रुत, अगर मैं हिंदी में बोलूं अनुश्रुत साक्ष्य के अपवाद, वो क्या है। एक्सेप्शन ऑफ हेयर से एविडेंस, ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसमें एक एक वर्ड को, मेरी बात को समझ लें, फिर अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में लिखें। मैं आपको बता दूं, कोर्ट ये जो आपकी बेरेक की लैंग्वेज में हर स्टेट में नहीं मांगता, ये अलग अलग स्टेट की, जिस स्टेट की आप तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से चलती है बात। लेकिन अगर कोई भी बात आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो एग्जामिनर ज्यादा उस चीज को खुश होगा, उस चीज के लिए, और टू द पॉइंट लिखेंगे, बिल्कुल फालतू की बात ना लिखें। जैसे कि आपसे पूछ दे एक्सेप्शन ऑफ हेयर से एविडेंस एक्सप्लेन, तो सबसे पहला एक्सेप्शन है आपका रेस जेस्टे, आपने पढ़ा होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 6 में। दूसरा है आपका कन्फेशन और एडमिशन। तीसरा है स्टेटमेंट इन पब्लिक डॉक्यूमेंट। चौथा है आपका एविडेंस इन फॉर्मल प्रोसीडिंग। और पांचवा इसका एक्सेप्शन है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। अब इसको मैं वन बाय वन आपको जल्दी से समझा देती हूँ। क्या है रेस जेस्टे? क्या है रेस जेस्टे? हमने पढ़ा था फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। इट मीन्स जहां पर कोई चीज एक ही ट्रांजेक्शन का पार्ट हो, जहां पर कोई चीज एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट हो, तो वो क्या है, वो एडमिसेबल है। इसको समझने के लिए आपके सेक्शन 6 में एक केस है आर वर्सेस फोस्टर, जो कि एक्सेप्शन है, जिसमें कि क्या हुआ था, जिसमें ये हुआ था
कि आप रास्ते से जा रहे हैं, एग्जाम्पल है ना, यही है एग्जाम्पल भी। आप रास्ते से जा रहे हैं, आपने एक बाइक वाले को देखा, बहुत तेज से वो जा रहा था और आगे जाके उसका एक्सीडेंट हो गया। अब आपने एक्सीडेंट तो देखा नहीं, आपने तो सिर्फ बाइक वाले को देखा ना। अब यहाँ पर आपने एक्सीडेंट नहीं देखा, बाइक वाले को देखा, तो ये एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट हो गया, आपने कोर्ट में बताया, तो ये क्या है, कोर्ट में एडमिसिबल होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इस चीज को आपको समझना है। इट मीन्स अगर कोई भी बात आपके पास सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन से आई, अब यहाँ पर तो सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन हो गई ना इस बात की, तो वो एडमिसिबल, यानी कि आपने नहीं देखा ना एक्सीडेंट होते हुए, तो ये तरह से सेकेंड हैंड इंफॉर्मेशन हो गई, तो वो एडमिसिबल है। इस केस को आप ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान रहेगा आर वर्सेस फोस्टर का। ठीक है, तो एडमिसिबल होगा। तो पहला आपका एक्सेप्शन ये हो गया हेड से एविडेंस का। दूसरा आपका कन्फेशन और एडमिशन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। कन्फेशन और एडमिशन से मतलब ये होता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये दोनों ही एक तरह की स्टेटमेंट होती हैं। अब यहाँ पर बात ये हो रही थी कि एडमिशन और कन्फेशन कोर्ट में किया या पुलिस वाले के आगे किया। अभी इस चीज को आप वहां ना जाएं, अभी सिर्फ इतना समझिए कि अगर आपसे कोई अपने बारे में बताता है कि जी मैंने ना हाँ ऐसा किया है, और कोर्ट में ना बता करके वो कब बता रहा है, कोर्ट में ना बता करके कोर्ट के बाहर आपको बता रहा है, कोर्ट के बाहर आपको उस चीज के बारे में बता रहा है कि यार मैंने ना ऐसे कर दिया, या अपनी गिल्टी को प्लीड कर रहा है, तो इस केस में उसका जो भी बात है जो कि सुन रहा है, यानी कि आप जो उसकी बात सुन रहे हैं, तो वो क्या है, वो एडमिसिबल है। ठीक है, हालांकि ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, बट ये एडमिसिबल है, कोर्ट में आप ध्यान रखेंगे, आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। तीसरा है स्टेटमेंट इन पब्लिक डॉक्यूमेंट। स्टेटमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट से मतलब ये है कि जैसे कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट आपका मतलब बना, ये जैसे कि पार्लियामेंट में एक्ट बनते, इतना लॉ बनता है, तो अब यहाँ पे मुद्दा ये आ गया कि अगर आपको कोर्ट में कोई बात अगर उससे रिलेटेड है, यानी लॉ से रिलेटेड कोई बात है, और आप कहते हैं जी तो पार्लियामेंट का ही एक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लिखने वाले को लाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उस बेरेक को आप प्रोड्यूस कर दे कोर्ट में, तो उतना ही सफिशिएंट होगा। आप उसको नहीं ला रहे ना कि जिसने लिखा है उसको लाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, आप सिर्फ बेरक को लाएं, ये सफिशिएंट है, तो ये आपकी बात कोर्ट में एडमिसिबल हो जाएगी। बिकॉज रीड विद सेक्शन 114, कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगी इस चीज को ऑलरेडी। ठीक है, अब एविडेंस इन फॉर्मल प्रोसीडिंग से मतलब क्या है, सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बात ये है कि सपोज कोई भी विटनेस कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग में अपेयर हुआ और उसने कोई बात कही जो भी स्टार्टिंग में केस में चल रही थी। ठीक है, कोई भी बात उसने कही, वो चल रही थी उस प्रोसीडिंग में। अब बाद में कोई प्रोसीडिंग होती है, तो उसने जो पहले वो बात कही थी ना, यानी कि प्रीवियस प्रोसीडिंग में जो बात कही थी, तो बाद की प्रोसीडिंग में भी वो एडमिसिबल होगी, लेकिन कब होगी, जिसमें वो मर गया हो और या इनकेपेबल हो एविडेंस देने के लिए, या उसे ढूंढा ना जा सके, देन इन दैट केस एविडेंस रेलिवेंट होगा, इट मींस एडमिसिबल होगा इस चीज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, एक्सेप्शन है इस चीज का। और नेक्स्ट क्या है, एविडेंस ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, जो मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया कि जहां पर मेरी या किसी एक्सपर्ट की डेथ हो गई है, ट्रिटाइज वाला एग्जांपल दिया, बुक वाला, वो सेम है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, उस बुक को रेफर करेंगे, तो वो भी एडमिसिबल होगी, चाहे वो सेकंड हैंड नॉलेज हो रही है, चाहे वो बुक, वो मतलब आप मुझे तो नहीं ला सकते क्योंकि मेरी तो प्रोविजो बताया ना कि मेरी डेथ हो गई है, किसी एक्सपर्ट की डेथ हो गई है, तो आप उसको ला रहे हैं ना, तो वो भी एडमिसिबल होगी। ये क्या है, हेड से एविडेंस के एक्सेप्शन है। आई होप ये बात आपको क्लियर होंगी, इसको आप ध्यान से 2-3 बार सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बाकी के सेक्शन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ कंफ्यूजन आपको रहती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे कि मैं और चीजें आपको अच्छे से क्लियर कर पाऊं। थैंक यू सो मच।